And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss central government health scheme. It is part 3. Already two parts already have uploaded. It is third part. So definitely the session would be interesting one. Till end, actually listen the video. You can get complete information and it would be useful for MCQ exams and also for descriptive exams. And very briefly and lucidly, I will try to explain so that any layman can understand. So my friends, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete. Please subscribe my channel, like my channel and share my channel so that you can get notification for my upcoming videos. You see my WhatsApp number, it is 8327782034. If any query is there, you can contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss CGHS part 3. So in this part, I will discuss CGHS card. Related to the CGHS कार्ड सर्विंग एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो CGHS कार्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो सर्विंग एम्प्लॉयज़, बेसिकली दोज एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग नाउ। फर्स्ट आप देखिए कि CGHS कार्ड फॉर सर्विंग एम्प्लॉयज़, व्हाट इज द प्रोसेस। द एप्लीकेशन फॉलोज ए सिंपल 3-step वर्कफ्लो। सो 3 स्टेप्स का एप्लीकेशन प्रोसेस है। फर्स्ट वन, अप्लाई ऑनलाइन, fill out the CGHS application form on the official portal, on the official CGHS portal. प्रिंट एंड प्रिपेयर, आप एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद वो सबमिटेड फॉर्म का प्रिंट ले जाओ। ओके, टेक द प्रिंट ऑफ द सबमिटेड फॉर्म और प्रिंट लेने के बाद पेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड साइन इट। ओके, इट इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, ऑफिस फॉरवर्डिंग, submit the physical form to your parent department or office. The office verifies it and forwards it to the CGHS additional director for card issuance, and one copy retained by the employer department of the central government, that is to say the sponsoring authority for CGHS benefits. So इसमें 3 steps का है। सपोज जब कंसर्न एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्वाइन करता है और वहाँ पर CGHS फैसिलिटी है, वो फर्स्ट ऑनलाइन में अप्लाई करेगा। जो CGHS पोर्टल का जो ऑफिशियल ऑनलाइन है उसमें उसका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेगा। आफ्टर फिलअप द फॉर्म ही टेक द प्रिंट ऑफ द सबमिटेड फॉर्म एंड वो प्रिंट लेने के बाद उसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करेगा और उसका साइन करेगा। फिर उसको ऑफिस में, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो वहाँ पर सबमिट करेगा। ऑफिस वेरीफाइज इट कि जो आप एप्लीकेशन भरा है ऑनलाइन में तो उसमें सब कुछ ठीक भरा है कि नहीं, वो चेक करेगा। और जो CGHS एडिशनल डायरेक्टर को वो एक कॉपी भेजा जाएगा CGHS एडिशनल डायरेक्टर को फॉर कार्ड इशुएंस, क्योंकि कार्ड इशू होगा और वह एक कॉपी ऑफिस में रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस है। तो जो न्यूली जो जॉइन है, जो बेसिकली दोज पीपल, इट मीन्स न्यूली यू हैव जॉइंड, इट इज़ द प्रोसेस ओके फॉर CGHS कार्ड। तो बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है। 3 प्रोसेस में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑनलाइन में अप्लाई कर लो, उसका अप्लाई करने के बाद उसको सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन उसका प्रिंट आउट निकालो, उसमें आपका फोटोग्राफ पेस्ट करो और उसमें साइन कर दो और फिजिकल कॉपी आप ऑफिस में सबमिट करो। फिर ऑफिस उसको वेरीफाई करने के बाद CGHS एडिशनल डायरेक्टर को फॉरवर्ड करेगा फॉर कार्ड इशुएंस। ठीक है। नेक्स्ट वन, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन, लेटेस्ट पे स्लिप मस्ट क्लियरली रिफ्लेक्ट योर करेंट पे लेवल और स्केल एंड द मंथली CGHS डिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो पे स्लिप है, ठीक है। पे स्लिप को डॉक्यूमेंट के हिसाब से सबमिट करोगे एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि बेसिक पे के हिसाब से आपको जो हॉस्पिटल्स है, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल,
चाहे इम्पैनल्ड सीजीएचएस प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको बेड फैसिलिटी मिलेगा। वैसा ही एम्स में आगे में हम डिस्कस करेंगे। एक केवीएस जो प्रिंसिपल एग्जाम पेपर में डिस्कस किया था कि किस बेसिक पे आपका होगा, जिसमें किस तरीके का बेड फैसिलिटी आपको मिलेगा यदि आपका इंडोर ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, लेटेस्ट पे स्लिप चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ एटसेट्रा। नोट में दिया है व्हाइल ऑफिशियल चेकलिस्ट एक्सेप्टेड आधार अल्टरनेटिव गवर्नमेंट आईडीज लाइक पैन आर प्रीफर्ड फॉर स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यदि ऑफिशियल चेकलिस्ट में आधार है, आधार को एक्सेप्ट किया गया, तो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट आईडी इट मीन्स लाइक परमानेंट अकाउंट नंबर पैन आर प्रीफर्ड फॉर स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन। डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है ओनली पब्लिक। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किसका देना है, क्योंकि आप तो दे चुके हो, यदि आपको इट मीन्स डिसेबिलिटी के वजह से, हैंडीकैप के वजह से जॉब मिला है, तो वो तो सर्टिफिकेट आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हो। तो यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किसका होगा ना, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर वो डिसेबल है तो उसका सर्टिफिकेट देना है, और फोटोग्राफ्स एम्प्लॉय का एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स। सो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड, ओके, विथ इट मीन्स सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आपको बेसिक पे स्लिप चाहिए, जिसमें बेसिक पे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से वार्ड एंटाइटलमेंट होगा। आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, और आपका कोई फैमिली मेंबर सपोज डिसेबल है, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर डिसेबल है तो डिसेबल सर्टिफिकेट देना है, और एम्प्लॉय का डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स का फोटोग्राफ देना है। ठीक है, दीज आर द की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सीजीएचएस कार्ड फॉर पेंशनर्स को चलेंगे। ठीक है, अभी वो सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए गया, ये पेंशनर्स के लिए सीजीएचएस कार्ड। फॉर रिटायरिंग एम्प्लॉयज, अभी जो एम्प्लॉयज रिटायर होने वाला है, द कंसर्न एम्प्लॉय इज गोइंग टू रिटायर, सो ए रिटायरिंग एम्प्लॉय कैन अप्लाई फॉर ए पेंशनर सीजीएचएस कार्ड इवन बिफोर रिटायरमेंट। अच्छा, जो रिटायरिंग एम्प्लॉय है, अभी उसका सुपरएनुएशन रिटायरमेंट होने वाला है, तो उसको क्या चाहिए, पेंशनर सीजीएचएस कार्ड। ठीक है, पेंशनर सीजीएचएस कार्ड। ओके, तो वो कब अप्लाई करेगा, वो जो अप्लाई करेगा बिफोर रिटायरमेंट, आपका जो सुपरएनुएशन रिटायरमेंट है उसका पहले आपको उसको अप्लाई करना है पेंशनर सीजीएचएस कार्ड के लिए। अच्छा, यहाँ पर दिया है व्हेन, कब एक रिटायरिंग एम्प्लॉई जो जिसका रिटायर होने वाला है, वो जो पेंशनर सीजीएचएस कार्ड के लिए कब अप्लाई करेगा ना, अप टू 6 months बिफोर रिटायरमेंट। याद रखिए, रिटायरमेंट के जस्ट बिफोर रिटायरमेंट अप टू 6 months। ओके, विद इन 6 months बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है, उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्लियर दे दिया, व्हेन ना अप टू 6 months बिफोर रिटायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू मिल सकता है। तो जो पेंशनर सीजीएचएस कार्ड के लिए आपको पहले से अप्लाई करना है बिफोर सुपरएनुएशन रिटायरमेंट। ठीक है, और उसको अप टू 6 months बिफोर रिटायरमेंट आपको अप्लाई करना है। ठीक है, रिटायरिंग एम्प्लॉयज हैव द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर ए पेंशनर कार्ड along with पेंशन पेपर्स 6 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अच्छा, आप जब पेंशनर सीजीएचएस कार्ड के लिए आप जब अप्लाई करोगे, तो उसमें पेंशन पेपर्स चाहिए, पेंशन पेपर्स 6 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ओके, मैं अभी बताया कि आपको जो अप्लाई करना है, क्लियरली यहाँ पर दे दिया, रिटायरिंग एम्प्लॉयज हैव द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर ए पेंशनर कार्ड अलोंग विथ पेंशन पेपर्स 6 months बिफोर द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के पहले 6 months का पेंशन पेपर्स आपको चाहिए। ओके, जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन में एप्लीकेशन सबमिट करोगे, तो 6 months पेंशन पेपर्स बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट उसको सबमिट करना है उसके साथ। ठीक है, और जो प्रोसीजर है सेम है, जो सर्विंग एम्प्लॉयज में जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर है, मगर इसमें जो डॉक्यूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए आपका बिफोर रिटायरमेंट, आपको 6 months का पेंशन पेपर्स अलॉन्ग विथ पेंशन पेपर्स 6 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है,
ऑनलाइन आ जाए पेंशन और न्यू कार्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ के लिए। अच्छा, बाकी आप यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यदि जो रिटायरिंग एम्प्लॉई उसका रिटायरमेंट होने वाला है, यदि वो अप्लाई नहीं किया पेंशन और सीजीएचएस कार्ड, यदि रिटायरमेंट के बाद वो अप्लाई करेगा, तो रिटायरमेंट के बाद जब अप्लाई करेगा वो डायरेक्टली एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सीजीएचएस को डायरेक्टली वो आई मीन सबमिट करेगा। ठीक है, अभी क्या है, ऑनलाइन में अप्लाई करके ऑफिस में सबमिट करेगा, जिस ऑफिस में अभी उसका रिटायर होने वाला है, मगर वहां पर वो डायरेक्टली एडिशनल डायरेक्टर सीजीएचएस को सबमिट करेगा आफ्टर। तो इससे बेटर है जो रिटायरिंग एम्प्लॉयज है जिसका रिटायरमेंट होने वाला है उसको पेंशन और सीजीएचएस कार्ड इवन बिफोर रिटायरमेंट उसको अप्लाई करना है। ओके, अप टू 6 months बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है, और उसमें उसको चाहिए पेंशन पेपर्स 6 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। इसको थोड़ा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदर प्रोसीजर सेम है लाइक सर्विंग एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, सीजीएचएस कार्ड फॉर पेंशनर्स आफ्टर रिटायरमेंट। पेंशनर्स कैन कंटिन्यू सीजीएचएस फैसिलिटीज इफ एलिजिबल। अच्छा, हु कैन गेट इट? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, they are dependent family members, but normally this is when they are not taking fixed medical allowance। वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस नहीं लेंगे। ओके, ये नहीं लेना है क्योंकि एक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस होता है, वो मंथली मिलेगा, तो आपको ये सीजीएचएस कार्ड फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन का डेथ होता है तो फैमिली पेंशनर को मिलेगा, फैमिली पेंशनर के बाद सपोज दे आर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। ठीक है, बट यहां पर ऑप्शन है दे आर नॉट टेकिंग फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एक मंथली एक अमाउंट मिलता है। ठीक है, जैसे 1000 रुपीज जैसे एक माइट मीन्स क्रेडिट होता है। तो इस केस में यदि इट मीन्स फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलेगा तो वहां पर आपको सीजीएचएस कार्ड फैसिलिटी नहीं मिलेगा, मगर आगे में थोड़ा एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वन, स्पेशल आईपीडी ओनली। यहां पर देखिए, यदि ये जो आईपीडी है ये इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, यदि आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले रहे हो, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आप लेते हो, तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो गवर्नमेंट फिक्स किया है जो अमाउंट, जैसे 1000 रुपीज पर मंथ, ओके, आपको गवर्नमेंट पे कर रहा है, तो इस केस में आपको यदि सीजीएचएस कार्ड, आईपीडी ओनली सीजीएचएस कार्ड, ये फैसिलिटी मिलेगा। इसमें क्या है, ओपीडी जो है, जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, जो ओपीडी फैसिलिटी है ये नहीं मिलेगा, ओनली आईपीडी। यदि आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लेते हो, यहां पर दिया है, देखिए, पेंशनर कैन चूज कंटिन्यू टेकिंग एफएमए। आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले रहे हो एंड स्टिल सीजीएचएस कार्ड यूज करोगे तो आईपीडी ओनली कार्ड। आईपीडी मीन्स ओनली इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। जब आपका हॉस्पिटल में एडमिट होगा उसी फैसिलिटी मिलेगा, ओपीडी का फैसिलिटी आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक ऑप्शन है पेंशनर के लिए, यदि आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले रहे हो, ठीक है, उसके साथ आप ओनली ये फैसिलिटी मिलेगा, आईपीडी सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है, आईपीडी सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा, इसमें जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आपका आईपीडी मीन्स जो इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट है, जब आपका हॉस्पिटल में एडमिट होगा कोई जैसे जो सीजीएचएस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है, चाहे प्राइवेट है गवर्नमेंट है, उसमें जब आप एडमिट होंगे तब वो सीजीएचएस कार्ड में आपको कैशलेस ट्रीटमेंट का फैसिलिटी मिलेगा, मगर ओपीडी में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आपका फैसिलिटी नहीं मिलेगा यदि आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले रहे हो। तो इसमें एक ऑप्शन है, तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले सकते हो, ओके, प्लस आपको आईपीडी सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है, क्लियर, ये भी ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन आईपीडी ओनली कार्ड। अच्छा, यदि ओनली आईपीडी कार्ड में क्या मिलेगा, यदि आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लेना है, ये दो चीज, आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लेना है प्लस आईपीडी,
आईपीडी सीजीएचएस फैसिलिटी लेना है, तो ये आईपीडी ओनली कार्ड में आपको कैशलेस ट्रीटमेंट इज अवेलेबल ओनली फॉर हॉस्पिटलाइजेशन और एडमिशन। तो उसमें ऑब्वियसली सीजीएचएस एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। तो उसमें डायरेक्टली कैशलेस ट्रीटमेंट आपको मालूम होगा। यदि रिटायरिंग एम्प्लॉय है, सॉरी इट मीन्स सर्विंग एम्प्लॉय है, तो उसमें व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन आईपीडी ओनली कार्ड। आईपीडी ओनली कार्ड में ओनली कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है, याद रखिए। अच्छा, कैशलेस ट्रीटमेंट क्या है? सपोज सीजीएचएस में कैशलेस ट्रीटमेंट में तो आपको कोई पॉकेट से आपको पैसा जमा करना ये जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एडवांस मिल जाएगा जो आपका ट्रीटमेंट होगा। चाहे जो सीजीएचएस एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पर जो फिजिशियन आपको ट्रीटमेंट कर रहा है वो एक एस्टिमेट दे देगा, एडवांस आपका डायरेक्टली ऑफिस पेमेंट करेगा हॉस्पिटल को 90%। तो आपका पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद ओके, आप ओनली बिल फिल में साइन करना है और बाकी जो 10% है डायरेक्टली आपका ऑफिस हॉस्पिटल में पेमेंट करेगा, आपका पॉकेट से एक पैसा नहीं जाएगा। मगर इसमें याद रखना है कि आपको फिजिशियन आपको जो ट्रीटमेंट करेगा वो एक एस्टिमेट देगा, ठीक है। एस्टिमेट देने के बाद डायरेक्टली ऑफिस क्या करेगा, 90% पेमेंट कर देगा डायरेक्टली हॉस्पिटल को। फिर आपका पूरा ट्रीटमेंट के बाद आप जो भी बिल है आप साइन करोगे और बाकी 10% फिर आपका ऑफिस हॉस्पिटल को पेमेंट करेगा। तो अच्छा, इंपॉर्टेंट, ओनली आईपीडी ओनली कार्ड में ओपीडी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ओपीडी जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का जो ट्रीटमेंट है नहीं मिलेगा। अच्छा, इमरजेंसी सिचुएशन में इफ देयर इज ए मेडिकल इमरजेंसी, ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस इन गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैन बी रीइंबर्स्ड। ओके, यदि इमरजेंसी सिचुएशन में कोई सपोज प्राइवेट हॉस्पिटल का बात बोल रहा हूँ, वो एम्पैनल सीजीएचएस प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, इमरजेंसी में आपको कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया मगर वो एम्पैनल सीजीएचएस हॉस्पिटल नहीं है, मगर फिर भी आपको इमरजेंसी सिचुएशन में एडमिट कर दिया मीन्स उसमें रीइंबर्समेंट होगा, ठीक है। मगर तो आईपीडी ओनली कार्ड में यदि आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले रहे हो तो उसमें आपको ओनली आईपीडी इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट जो है, आईपीडी जो जब हॉस्पिटल में एडमिट होगा वहां पर ट्रीटमेंट आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। ओपीडी फैसिलिटी यहाँ पर ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैशलेस ट्रीटमेंट का बात बोल रहा हूं। जो सर्विंग एम्प्लॉइज है, जब कैशलेस ट्रीटमेंट होगा डायरेक्टली ऑफिस देगा, डायरेक्टली ऑफिस एक्चुअली मेक पेमेंट टू द हॉस्पिटल। मैं अभी बताया एडवांस फिजिशियन एस्टिमेट करके दे देगा ऑफिस को, तो 90% एडवांस इमीडिएटली मिल जाएगा और बाकी आपका पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद आप जितना बिल फिल से साइन करोगे तो फिर जो बाकी 10% रहा ऑफिस डायरेक्टली हॉस्पिटल को देगा, ओके। ये सर्विंग एम्प्लॉइज। मगर पेंशनर केस में यदि कैशलेस ट्रीटमेंट होता है तो डायरेक्टली वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये सीजीएचएस बिल क्लियरिंग एजेंसी और सीजीएचएस डायरेक्टोरेट, ओके। तो पेंशनर केस में जब कैशलेस ट्रीटमेंट होता है पेंशनर का, तो सीजीएचएस डायरेक्टोरेट पे करेगा हॉस्पिटल को, ओके, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, याद रखिए, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर अदर डिपार्टमेंट्स में, अदर डिपार्टमेंट सर्विंग एम्प्लॉइज केस में डायरेक्टली ऑफिस से पेमेंट होगा हॉस्पिटल को, मगर पेंशनर केस में जो कैशलेस ट्रीटमेंट होगा उसमें सीजीएचएस डायरेक्टोरेट पेमेंट करेगा, ओके, अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। बाकी इसमें देखिए सीजीएचएस कार्ड फॉर पेंशनर्स, यदि आपको एक 10 ईयर्स टोटल कंट्रीब्यूशन करना है, सीजीएचएस कार्ड फॉर पेंशनर्स वन टाइम कंट्रीब्यूशन ये दिया है, तो ये पेंशनर्स कैन ऑप्ट फॉर ये लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम सीजीएचएस कार्ड मीन्स एक साथ 10 ईयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है आपको दे देना है पेंशनर को, ठीक है। ये सीजीएचएस कार्ड फॉर पेंशनर्स, पेंशनर्स तो जो लाइफ लॉन्ग सीजीएचएस कार्ड है वो 10 ईयर्स, देखिए बाय मेकिंग ए वन टाइम कंट्रीब्यूशन दिस अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू 10 ईयर्स ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन एंड डिपेंड्स ऑन द पे लेवल एट रिटायरमेंट। वो जो कंट्रीब्यूशन होगा जब आपका रिटायरमेंट हुआ उस समय पे लेवल के हिसाब से, ठीक है, क्लियर। तो पेंशनर्स कैन ऑप्ट फॉर ए लाइफ टाइम सीजीएचएस कार्ड दिया है, देखिए पेंशनर्स कैन ऑप्ट फॉर ए लाइफ टाइम सीजीएचएस कार्ड बाय मेकिंग ए वन टाइम कंट्रीब्यूशन, so this amount is equivalent to 10 years of total contribution। आपको लाइफ टाइम सीजीएचएस कार्ड लेना है पेंशनर को,
तो जो कंट्रीब्यूशन वो करेगा, जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन करेगा वो इक्विवेलेंट टू 10 ईयर कंट्रीब्यूशन है। तो बढ़िया है, एक साथ आप 10 ईयर कंट्रीब्यूशन कर दो, वो लाइफ टाइम सीजीएचएस कार्ड वैलिडिटी होगा, आपको बार बार कंट्रीब्यूट करना नहीं पड़ेगा। तो याद रखिए, तो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन में पे लेवल 1 to 5 30,000 आपको दे देना है, बाकी खत्म, आपका लाइफ टाइम सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा। ये जो पे लेवल 1 to 5 है, इट इज इक्विवेलेंट टू 10 ईयर्स कंट्रीब्यूशन। लेवल 6 54,000 एक साथ दे देना है, लाइफ टाइम सीजीएचएस कार्ड फैसिलिटी मिलेगा। लेवल 7 to 11 78,000, लेवल 12 एंड अबव 1,20,000। तो इसको याद रखिए, ये इतना इतना अमाउंट पे लेवल के हिसाब से। अच्छा, ये लेवल कैसे फिक्स होगा? तो आपका रिटायरमेंट टाइम में आपका पे लेवल जो था उसके हिसाब से। तो ये लाइफ टाइम एक बार आपको दे देना है, बाकी खत्म, लाइफ टाइम के लिए ये सीजीएचएस कार्ड फैसिलिटी मिलेगा होल टाइम, ठीक है। बाकी ये इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसमें क्या है, ये जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन जो लाइफ टाइम सीजीएचएस कार्ड आपको मिलता है, ये जो 30,000 की 54,000 पे लेवल के हिसाब से, तो ये इक्विवेलेंट टू क्या होगा ना, 10 ईयर्स कंट्रीब्यूशन, इक्विवेलेंट टू 10 ईयर कंट्रीब्यूशन। तो इसमें बहुत बढ़िया है, आप एक बार कंट्रीब्यूट कर दो और पूरा लाइफ टाइम आपको सीजीएचएस कार्ड फैसिलिटी मिलेगा। मगर क्वेश्चन आएगा कि ये जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन होता है जो लाइफ टाइम सीजीएचएस कार्ड फैसिलिटी के लिए, वो कितना ईयर्स का कंट्रीब्यूशन के साथ इक्विवेलेंट है? 10 ईयर्स। ओके, 10 ईयर्स का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है जितना है उतना ही होगा। तो भाई एवरी ईयर में मत करो कि 2 ईयर्स के कि 3 ईयर्स की 5 ईयर्स में मत करो, लाइफ टाइम कर दो, ठीक है। और बाकी आपको पेंशनर्स को ये पे लेवल के हिसाब से वन टाइम कंट्रीब्यूट करना है और लाइफ टाइम सीजीएचएस कार्ड फैसिलिटी मिलेगा। इसको आप याद रखिए, ठीक है। ये एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूजफुल होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। अच्छा, पेंशनर को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जो पेंशनर को जो सीजीएचएस कार्ड, ओके, जो पेंशनर सीजीएचएस कार्ड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? एक रिटायरमेंट प्रूफ चाहिए, जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ, प्रोविजनल पीपीओ और लास्ट पे सर्टिफिकेट, ठीक है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर की प्रोविजनल पेंशन पेमेंट ऑर्डर और लास्ट पे सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड और एनी अदर वैलिड आईडी प्रूफ। पेमेंट प्रूफ, आप जो सपोज आप लाइफ टाइम आप पेमेंट किया, ठीक है। सपोज आपका पे लेवल जब आप रिटायर किया, आपका पे लेवल सपोज 12 है, तो 12 पे लेवल में 1,20,000 एक बार आप कंट्रीब्यूट कर दो तो लाइफ टाइम आपको फैसिलिटी मिलेगा। तो पेमेंट प्रूफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ए कॉपी ऑफ द भारत कोष पेमेंट चालान, इसको याद रखिए। ए कॉपी ऑफ द भारत कोष पेमेंट चालान, आप जो पेमेंट किया, जो सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन शोइंग द वन टाइम कंट्रीब्यूशन पेड ऑनलाइन में, ये कहते हैं भारत कोष पेमेंट चालान, ये पेमेंट प्रूफ देना है। एफएमए स्टाटस, क्या आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ड्रॉ कर रहे हो कि नहीं, उसका स्टाटस देना है। और यदि आप एफएमए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले रहे हो तो वहां पर आपको ओपीडी फैसिलिटी नहीं मिलेगा, आईपीडी सीजीएचएस ओनली, इंडोर पेशेंट, इट मीन्स ओनली जब हॉस्पिटल में आप एडमिट हो गए वही फैसिलिटी मिलेगा, कैशलेस स्टेटमेंट मिलेगा, मगर ओपीडी फैसिलिटी नहीं मिलेगा यदि आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले रहे हो। फोटोज एंड सर्टिफिकेट्स, ओके। यदि आपका कोई फैमिली मेंबर सपोज डिसेबल है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। और सबका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स और पेंशनर, कंसर्न पेंशनर, उनका फोटोज देना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए, ओके। यदि पेंशनर को उसको सीजीएचएस कार्ड, ओके, इशू करना है, वो सेपरेट है, क्योंकि सर्विंग एम्प्लॉय के लिए कार्ड है। जब आप रिटायर होने वाला है तो पेंशन और सीजीएचएस कार्ड आप इशू कीजिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, वैलिडिटी ऑफ सीजीएचएस कार्ड। सीजीएचएस कार्ड का क्या वैलिडिटी है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फॉर सर्विंग एम्प्लॉयज एंड देयर डिपेंडेंट्स, इसमें हम देखेंगे कि अच्छा, फॉर सर्विंग एम्प्लॉयज एंड देयर डिपेंडेंट्स, ये जो प्लास्टिक कार्ड है, सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड है, ये वैलिड फॉर 5 ईयर्स। अच्छा, ये जो 5 ईयर्स हम कैसे काउंट करेंगे, हाउ कैन यू काउंट ना, फ्रॉम द डेट द डिपार्टमेंट अप्रूव्स द एप्लीकेशन। आप ये नहीं मानोगे, कभी कभी माइंड में आ जाता है जब कार्ड इशू होगा, वो नहीं, जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा वहां से आपका वैलिडिटी स्टार्ट होगा 5 ईयर्स, ठीक है। तो सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड रिमेन्स वैलिड फॉर 5 ईयर्स एंड हाउ कैन वी काउंट फॉर 5 ईयर्स
ना व्हेन योर सीजीएचएस एप्लीकेशन अप्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल में दे दिया, इफ योर सीजीएचएस कार्ड वाज अप्रूव्ड ऑन 1 जुलाई 2026 इट विल नॉर्मली रिमेन वैलिड टिल 30 जून 2031। यदि इसी डेट में आपका एप्लीकेशन अप्रूव होता है सीजीएचएस एप्लीकेशन, आपका वैलिड रहेगा 30 जून 2031 तक। ठीक है, फॉर पेंशनर्स के लिए होल लाइफ कार्ड है, मैं बताया होल लाइफ कार्ड आप एक बार कंट्रीब्यूट कर दो। अभी मैं बताया किस पे लेवल में कितना पेमेंट करना है। इफ ए पेंशनर टेक्स ए होल लाइफ सीजीएचएस कार्ड इट मींस वैलिड फॉर लाइफ टाइम। और लिमिटेड सब्सक्रिप्शन है, यदि आप होल टाइम वन टाइम कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे, से 1 ईयर की 5 ईयर्स के लिए कंट्रीब्यूट करोगे, द कार्ड रिमेन वैलिड ओनली फॉर दैट पेड पीरियड। यदि आप 1 ईयर के लिए कर रहे हो कंट्रीब्यूशन तो 1 ईयर के लिए वैलिडिटी रहेगा, यदि 5 ईयर्स के लिए कर रहे हो तो 5 ईयर्स के लिए वैलिडिटी रहेगा। तो इससे बेटर है पेंशनर को 1 टाइम कंट्रीब्यूट कर देना है, वो तो वो लाइफ टाइम तक उसका वैलिडिटी रहेगा। ओके, तो इसमें दे दिया इफ ए पेंशनर पेज सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन फॉर 10 ईयर्स, वही है जो लाइफ टाइम 1 टाइम पेमेंट है। लाइफ टाइम इसमें याद रखना है, जो लाइफ टाइम सीजीएचएस कार्ड कंट्रीब्यूशन है पेंशनर के लिए, इसमें आप जो 1 टाइम कंट्रीब्यूशन करोगे वो इक्विवेलेंट टू 10 ईयर्स कंट्रीब्यूशन। तो इफ ए पेंशनर पेज सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन फॉर 10 ईयर्स तो द कार्ड रिमेन्स वैलिड फॉर दोज 10 ईयर्स ओनली। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल ऐसे दे दिया, मगर होल लाइफ कार्ड है, इफ ए पेंशनर टेक्स ए होल लाइफ सीजीएचएस कार्ड इट रिमेन्स वैलिड फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, बाकी सीजीएचएस कार्ड कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन इंडिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीजीएचएस कार्ड जब आपका ट्रांसफर हो जाता है, सपोज फॉर एग्जांपल आप सपोज दिल्ली में काम कर रहे थे, अभी आपका ट्रांसफर हो गया बीबीएसआर, तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कोई कुछ नहीं देना है, क्योंकि आप दिल्ली में काम कर रहे थे, आपका दिल्ली में एक सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, आप अभी बीबीएसआर को आ जाओगे तो वही कार्ड में आपको मिलेगा, और कोई ऐसा ट्रांसफर सर्टिफिकेट कोई भी अटैचमेंट नहीं देना है। तो क्लियर, तो वही दिया है कि सीजीएचएस कार्ड इज वैलिड एट एनी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर इन इंडिया, नो एक्स्ट्रा अटैचमेंट और ट्रांसफर डॉक्यूमेंट इज नीडेड। कोई अटैचमेंट कोई ट्रांसफर डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है। सिंपल मीनिंग, इफ योर ओरिजिनल सीजीएचएस वेलनेस सेंटर इज इन दिल्ली यू कैन स्टिल टेक ट्रीटमेंट और मेडिसिन फ्रॉम सीजीएचएस वेलनेस सेंटर इन भुवनेश्वर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, तो 2 जगह, एक टेम्पोररी पीरियड के लिए आप अदर सिटी में चले गए, कोई ऑफिशियल ड्यूटी के लिए टेम्पोररी पीरियड के लिए आप अदर सिटी को चले गए, और वहां पे आपका वही जो सीजीएचएस वेलनेस सेंटर है वहां से आप फैसिलिटी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आपका ट्रांसफर हो गया 1 सिटी से अनदर सिटी को, तो वहां पर कोई ऐसा ट्रांसफर सर्टिफिकेट कोई अटैचमेंट नहीं देना है, वही सीजीएचएस कार्ड से आपको फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है, तो सीजीएचएस कार्ड के वजह से आपको कोई भी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से फैसिलिटी मिलेगा अक्रॉस इंडिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चाहे आप टेम्पोररी शिफ्ट हो गए कि आपका ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो आपको कोई भी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में आपको फैसिलिटी मिलेगा विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, और मेडिसिन फॉर क्रॉनिक डिजीजेस, इफ ए पेशेंट इज सफरिंग प्रोलॉन्ग इलनेस लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, थायराइड, अस्थमा, तो इसके लिए जो मेडिसिन इशू होगा 3 मंथ्स के लिए होगा एट ए टाइम। ओके, एक टाइम में 3 मंथ्स के लिए इशू होगा। तो बेनिफिट, द पेशेंट डज नॉट नीड टू विजिट द वेलनेस सेंटर एवरी मंथ। तो आपको एवरी मंथ सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को नहीं जाना है। तो प्रोलॉन्ग डिजीज के लिए एक साथ आपको 3 मंथ्स के लिए मेडिसिन मिलेगा, जो प्रोलॉन्ग इलनेस है, प्रोलॉन्ग डिजीज है। ठीक है, बाकी रिफरल टू प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल आपको पता होगा। तो इफ ट्रीटमेंट इज नीडेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल्ड अंडर सीजीएचएस, रिफरल कैन बी इशूड फ्रॉम एनी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर। फर्स्ट आपको सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को जाना है, वहां पर ओपीडी फैसिलिटी मिलता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मेडिसिन मिलेगा, और जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का फैसिलिटी मिलेगा, और वही आपको रिफर करेगा कि आप जाइए जो सीजीएचएस एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर आप ट्रीटमेंट लीजिए, इंडोर ट्रीटमेंट। ठीक है, वही सीजीएचएस वेलनेस सेंटर आपको रिफर करेगा। सपोज यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ये क्या है, सपोज योर पेरेंट इज रजिस्टर्ड इन कलकत्ता, आपका पेरेंट एक्चुअली रजिस्टर्ड हुए हैं कलकत्ता में, बट करेंटली स्टेइंग इन हैदराबाद। ठीक है,
आपका जो डिपेंडेंट पेरेंट है वो कोलकाता में रजिस्टर्ड हुआ है, मगर अभी वो हैदराबाद में स्टेइंग इन हैदराबाद, दे कैन ऑब्टेन रिफरल फ्रॉम ए हैदराबाद सीजीएचएस वेलनेस सेंटर, क्योंकि अभी वो एक्चुअली उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में रजिस्ट्रेशन हुआ है कोलकाता में, और अभी एक्चुअली योर डिपेंडेंट पेरेंट स्टेइंग इन हैदराबाद, तो हैदराबाद का जो सीजीएचएस वेलनेस सेंटर वो रिफर करेगा, ओके, फॉर ट्रीटमेंट इन ए सीजीएचएस अप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल दे यार, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो रिफरल केस में भी कोई भी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर एक्ट्रेस इंडिया वो रिफर करेगा, तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका पेरेंट जो डिपेंडेंट पेरेंट है उनका रजिस्टर हुआ है, सपोज मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में कोलकाता में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में, मगर अभी सपोज दे आर स्टेइंग इन हैदराबाद, सो एनी ट्रीटमेंट चाहिए तो सीजीएचएस वेलनेस सेंटर ऑफ हैदराबाद एक्चुअली refer them, you go and take treatment in any empanel private hospital, ओके। उसमें की जरूरत नहीं कि फिर आप कोलकाता जाना है, कोलकाता जहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ है जिस सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से वहाँ से आपको वो रिफरल करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, रिन्यूअल ऑफ सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड, बेनिफिशियरीज शुड अप्लाई फॉर रिन्यूअल। अच्छा, रिन्यूअल के लिए विद इन 3 months बिफोर एक्सपायरी ऑफ द कार्ड, जब कार्ड जिस डेट में एक्सपायरी हो रहा है तो जस्ट विद इन 3 months, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 3 months बिफोर एक्सपायरी ऑफ द कार्ड, ओके। जिस डेट में कार्ड एक्सपायरी हो रहा है तो उसके पहले 3 months के अंदर आपको फिर उसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है, ओके। यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया, इफ द कार्ड एक्सपायर्स ऑन 31st December 2030, रिन्यूअल शुड बी आइडियली अप्लाइड बिटवीन, ओके। सो जस्ट यू रिमेंबर कि विद इन 3 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द कार्ड, ओके, यू मस्ट अप्लाई फॉर रिन्यूअल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, ड्यूटी टू इन्फॉर्म इफ ए पर्सन बिकम्स, अच्छा, इनएलिजिबल। अच्छा, यदि आपका कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर वो भी इनएलिजिबल हो गया, इनएलिजिबल कब है, जब सन गेट से जॉब, जब आपका सन को जॉब मिल गया तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा। कि डॉटर गेट्स मैरिड अकॉर्डिंग टू रूल, पेरेंट्स नो लॉन्गर डिपेंडेंट फाइनेंशियली, डाइवोर्स और सेपरेशन चेंजेस डिपेंडेंसी स्टेटस। अच्छा, ये सब केस में सपोज आपका सन को जॉब मिल गया, कि बिफोर 25 आपका सन एक्चुअली मैरिज हो गया, कि आपका डॉटर का मैरिज हो गया, कि आपका जो पेरेंट्स थे वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, अभी वो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं कर रहे हैं, कि डाइवोर्स और सेपरेशन था मगर अभी डिपेंडेंसी स्टेटस आ गया, तो इस केस में क्या है, वो इनएलिजिबल हो जाएंगे, तो आपको इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली। कोई भी फैमिली मेंबर, आपका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर यदि वो इनएलिजिबल है सीजीएचएस कार्ड फैसिलिटी के लिए, आपको इन्फॉर्म करना है, नहीं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सीजीएचएस बेनिफिट्स में भी स्टॉप्ड यदि पता होगा, और उसमें भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि आप इन्फॉर्म नहीं किया। आपका कोई ऐसा डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है वो भी इनएलिजिबल है मगर आप इन्फॉर्म नहीं किया, तो इस केस में डिसिप्लिनरी एक्शन यदि पता चलेगा डिपार्टमेंट को, तो वो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। तो इसके वजह से कोई भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर यदि इनएलिजिबल होता है तो इमीडिएटली आप आपका डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। क्लियर? ट्रांसफर और रिटायरमेंट और नॉन सीजीएचएस एरिया, द डिपार्टमेंट मस्ट रिमूव एम्प्लॉइज फ्रॉम सीजीएचएस डाटाबेस। अच्छा, कब सीजीएचएस डाटाबेस से एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया जाएगा? सपोज आपका ट्रांसफर हो गया नॉन सीजीएचएस एरिया, नॉन सीजीएचएस एरिया में ट्रांसफर हो गया मीन्स वो कंसर्न एम्प्लॉय को अभी सीएसएमए रूल्स, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, तो सीजीएचएस डाटाबेस से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। कि आप रेजिग्नेशन दे दिया, कि आप रिटायर हो गए, तो इस केस में आपको सीजीएचएस जो डाटाबेस है उससे आपको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट में कुछ पोर्शंस था, मैं कवर करने के लिए ट्राई किया। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।